Teriano, building bonds, building future. Hello everyone, I, Swati Bhadoria, once again welcomes you on the platform of Teriano. हम लोगों ने पहले ही ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है कि न्यूट्रिशन क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है. नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सी, आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया था कि प्लांट्स जो होते हैं दे आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं इनऑर्गेनिक मैटर से, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकते. वो अपने फूड के लिए क्या करेंगे, प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे, नहीं तो फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे. इधर वो अपना जो फूड है वो प्लांट से कंज्यूम कर लेंगे, वरना फिर दूसरे एनिमल्स के फ्लैश से अपने आप का कंजप्शन करेंगे. तो यहाँ पर वी आर अबाउट कि यहाँ पर एनिमल्स को उनके फूड हैबिट्स के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मतलब कि दे आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस उनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पर. तो डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स मतलब वो एनिमल्स जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं. दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हर्बीवोर्स. वो सिर्फ हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, या फिर उनको हम हर्बीवोरस एनिमल्स भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैमल, ऑक्स, डियर, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इस तरीके के, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही फीड करते हैं. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स मतलब कि वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं. एनिमल्स को कंज्यूम करके उनको खाकर अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं, अपनी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट करते हैं. मतलब कि जो सिर्फ एनिमल्स पे फीड करे उनको हम कार्निवोरस एनिमल्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल लॉयन एंड टाइगर, ये क्या करते हैं कि अपने प्रे पे हंट करते हैं और फिर उनका शिकार करके खुद खा जाते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कैटेगरी इज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स मतलब कि वो एनिमल्स जो प्लांट्स को भी कंज्यूम करेंगे और एनिमल्स को भी, मतलब जो अपने फूड के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं. दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर्स. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैन, वो अपने कंजप्शन के लिए प्लांट्स पे भी डिपेंड रहेंगे और एनिमल्स पे भी. तो इसलिए दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर्स. ये क्लियर हुआ? लेकिन अब हम आते हैं कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स सन पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. किस तरीके से? वील अंडरस्टैंड. डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं. यहाँ पर देखिए, जैसे सन है, प्लांट्स कैपेबल होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. तो इस तरीके से प्लांट सन पे डिपेंड है, सनलाइट पे. नेक्स्ट इज गोट. प्लांट्स को फीड करती है, इसलिए गोट भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सनलाइट पर ही डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज टाइगर. गोट पे फीड करता है, इसलिए इनडायरेक्टली वो सनलाइट कंपल्सरी है उनके लिए, वो डिपेंड करते हैं सनलाइट पे. नेक्स्ट इज प्लांट्स. यहाँ पर मैन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स को भी, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे के सारे एनिमल्स कहीं ना कहीं सन पे डिपेंड रहते हैं. नेक्स्ट इज कि कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल पिचर प्लांट. पिचर प्लांट या फिर नेक्स्ट इज वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट. ये ऐसे प्लांट्स हैं
जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि ये इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, ये खुद का फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसलिए ये इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं और इसलिए दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इतना क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इज कि न्यूट्रिशन जब एनिमल्स में होता है तो उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब कि कुछ लिमिटेड स्टेप्स में वो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन एनिमल्स में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल वो स्टेप्स होते क्या है और उन स्टेप्स में ऑलमोस्ट क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन मतलब कि ईटिंग ऑफ फूड। जब भी कोई भी एनिमल अपने माउथ के थ्रू बस फूड को अंदर लेता है, मतलब जैसे ही फूड हैंड्स की हेल्प से अपने मुंह में रखा गया, इट मीन्स कि हमने इंजेशन प्रोसेस की, मतलब कि खाने को अंदर लेना, खाना और उसको अच्छे से च्यू करना, वो प्रोसेस होती है हमारी इंजेशन की। अब आफ्टर इंजेशन क्या होता है कि जैसे ही फूड हमने अंदर अपने मुंह के लिया और उसको अच्छे से च्यू किया, अच्छे से चबाया और उसको चबाने के बाद ये हमारा हुआ इंजेशन, मतलब फूड को अंदर लिया। एंड नेक्स्ट इज डाइजेशन। इस डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मतलब कि वो जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उस फूड में उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे इनसॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स मैटर होते हैं, मतलब कि वो सॉल्यूबल नहीं होते और इस तरीके से हमारी बॉडी उनको कंज्यूम कर नहीं पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस में जैसे ही ह्यूमन बीइंग्स उस फूड को अंदर कंज्यूम करेंगे आफ्टर इंजेशन, उसमें क्या होगा कि डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब उस डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जितने भी इनसॉल्यूबल मटेरियल रहता है वो सारा का सारा सिंपलर फॉर्म में और वाटर सॉल्यूबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स मटेरियल हमारा और इनसॉल्यूबल वो सारा का सारा हमारा सिंपल और सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल मटेरियल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिससे अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाता है। और मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा कि बॉडी इजीली उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी। इस तरीके से क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस दो तरीके से होता है, एक फिजिकल मेथड से और एक केमिकल मेथड से। अब फिजिकल मेथड में क्या आता है, फूड को ग्राइंड करना या फिर अच्छे से चबाकर खाना। ये दो ऐसे टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू फूड फिजिकल मेथड से डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट इज हमारा कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट रहते हैं, या फिर कह सकते हैं एंजाइम्स की हेल्प से वो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल रहता है, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल मटेरियल्स रहते हैं, वो सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे सिंपल वाटर सॉल्यूबल मटेरियल में। इतना समझ आया? डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होता है, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल मैटर हमारे सॉल्यूबल और सिंपल मैटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जब फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेशन के बाद क्या होता है कि वो सारा का सारा फूड इंटेस्टाइनल वॉल्स से होते हुए हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। अब ब्लड में जैसे ही खाना हमारा जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो सारा का सारा पहुंच गया, उसके बाद हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है, दैट इज एसिमिलेशन प्रोसेस। अब इस एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जितना भी हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ, उस एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पर क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब्ड फूड अब ब्लड की हेल्प से क्या होगा कि हर एक बॉडी पार्ट में हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो प्रॉपरली और इक्वल अमाउंट में जितनी उन्हें जरूरत है
उस प्रॉपर अमाउंट में उस डाइजेस्टेड फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हमारी बॉडी में अगर रिपेयरिंग है उसके लिए या कुछ ग्रोथ मटेरियल के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सब के लिए यूज कर सके। ये सारा का सारा होता है हमारा एसिमिलेशन प्रोसेस में। नेक्स्ट इज इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि हमारे फूड का कुछ ऐसा पार्ट रहता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट फॉर्म में रहता है हमारी बॉडी में। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या होगा, हमारी बॉडी के सेल्स तो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और वो सेल्स जब अच्छे से कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे किसी यूज का भी नहीं है। तो वो सारा का सारा अनडाइजेस्टेड फूड फीसेस के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, और वी कैन से स्टूल। जितना भी फूड अनडाइजेस्टेड रहता है वो सारा का सारा फीसेस के फॉर्म में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, और वो प्रोसेस होती है हमारी इजेशन की। ये 5 प्रोसेस आपको समझ आए? ये हमारे 5 प्रोसेस हैं जिसमें हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स में कंप्लीट हो जाता है। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स। सिंपल एनिमल्स मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन सिंपल एनिमल्स में भी होगा और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में भी होगा। इसलिए हम पहले स्टडी करते हैं कि न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स किस तरीके से होता है। सिंपल एनिमल्स मीन्स यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। तो हम यहाँ अमीबा से स्टार्ट करते हैं, और अमीबा में आप समझेंगे कि अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब कि वो सॉलिड पार्टिकल्स एंगल्फ करता है, सॉलिड पार्टिकल्स को अंदर कंज्यूम करेगा, उनको फिर सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। तो यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अमीबा का रहता है दैट इज होलोजोइक। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होगा, वो एक प्रोसेस जिससे अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल्फ फीडिंग। अमीबा क्या करेगा कि कोई भी सेल होगा, कोई भी फूड पार्टिकल होगा, उसको डायरेक्टली अंदर एंटर करेगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे, सेल्फ फीडिंग। मतलब कि वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ पर भी वही सेम 5 प्रोसेस होंगे अमीबा में भी। अब यहाँ पर फर्स्ट इज इंजेशन। इंजेशन, अब आप ये समझिए कि अमीबा में क्या होता है कि उनके कोई सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके पास कोई एक स्पेसिफिक ऐसा कोई ऑर्गन नहीं रहता है, या वी कैन से कि माउथ नहीं होता फूड को अंदर कंज्यूम करने के लिए। इसलिए उनका क्या होता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, मतलब उनके फॉल्स फीट होते हैं, जिससे वो मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में भी, और फूड को कंज्यूम करने में भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्यूडोपोडिया। इस तरीके से वो कोई भी फूड पार्टिकल होगा उस तरीके से वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करेंगे, और सारा का सारा फूड पार्टिकल यहाँ पर स्यूडोपोडिया की हेल्प से अंदर ले लेंगे। फिर क्या होगा, ये इनका इंजेशन प्रोसेस होता है कि ये फूड पार्टिकल्स को अंदर लेंगे, दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ पर ये सारा साइटोप्लाज्म है। इनमें कोई भी ब्लड सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंजेशन में इन्होंने क्या किया कि स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड पार्टिकल अंदर लिया। फूड पार्टिकल अंदर लेने के बाद नेक्स्ट इनका स्टेप होता है आफ्टर इंजेशन, डाइजेशन। अब डाइजेशन में क्या होता है कि ये जो फूड पार्टिकल होता है, इनके जो स्यूडोपोडिया है वो हेल्प करेंगे फूड वैक्यूल फॉर्म करने में, और फूड वैक्यूल फॉर्म होने के बाद उसी में फूड पार्टिकल अंदर डाइजेशन के लिए अपने आप को ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर फूड पार्टिकल में क्या हुआ, जैसे ही फूड पार्टिकल अमीबा में अंदर एंटर हुआ, वैसे ही स्यूडोपोडिया ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए, गायब हो गए,
और ये फूड पार्टिकल एक फूड वैक्यूल में कवर हो गया, और जितने भी यहाँ पर साइटोप्लाज्म में इनके डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे एंजाइम्स फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करने लगे। और जैसे ही इन एंजाइम्स ने यहाँ पर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डाइजेशन में ब्रेक डाउन हुआ, नेक्स्ट स्टेप आता है इनका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ कि जो फूड पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, वो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट हो गया और स्मॉल फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया। और ब्रेक डाउन होने के बाद ये सारा प्रोसेस फूड वैक्यूल में होता है, इसलिए वो इजीली सॉल्यूबल भी हो गया, वाटर सॉल्यूबल रहता है। और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन होने के बाद वो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में सारा का सारा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ पर फूड वैक्यूल इसी प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन के ड्यूरेशन में डिसअपियर हो जाएगा। फिर उसके बाद वो सारा का सारा जो सिंपलर पार्टिकल्स है वो एसिमिलेशन में साइटोप्लाज्म में अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। एसिमिलेट में क्या होगा कि ये सारे का सारा यूज साइटोप्लाज्म में यूज हो जाएगा। और वो सेल क्या करेगा, अमीबा का क्या होता है कि जब फूड से इन्हें जो भी एनर्जी मिलेगी, वो थोड़ी बहुत एनर्जी सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए ये लोग कंज्यूम करेंगे, बाकी का सारा फूड से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इनकी अमीबा की ग्रोथ में लग जाएगी। और एसिमिलेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में क्या होगा, अमीबा का साइज ग्रो कर जाएगा। यही एक एसिमिलेशन प्रोसेस में जब अमीबा का साइज ग्रो कर जाता है तो वो कैपेबल हो जाता है कि वो डिवाइड करके डॉटर सेल्स फॉर्म कर ले। फिर आफ्टर दिस क्या होगा कि अब इनके पास कोई सेपरेट एक्सक्रेटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो क्या होगा कि आफ्टर मतलब एसिमिलेशन जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा, वो क्या होगा कि अमीबा में कहीं से भी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, और डिसॉल्व होने से जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगी इनकी इजेशन प्रोसेस। ये होता है अमीबा में न्यूट्रिशन। इसी तरीके से क्या होगा, पैरामीशियम में भी होगा। पैरामीशियम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया वी आर कॉलिंग देम, वो सीलिया क्या करेंगे, फूड को स्वीप मतलब फूड को अंदर माउथ में एंटर करने में हेल्प करेंगे। वो इंजेक्शन प्रोसेस हो जाएगी, और इंजेक्शन के बाद वन बाय वन ये सारे के सारे स्टेप्स अमीबा में भी होंगे। इतना क्लियर हुआ? अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, दैट इज न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। पहले ही आपको बता दिया था कि सिंपल एनिमल्स मीन्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स मतलब कि आपके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, ग्रास हॉपर्स है, काव है, डॉग है, दे ऑल कम्स इन मल्टी सेल्यूलर या फिर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सो दिस इज अ रफ डायग्राम वी कैन से, जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स का। तो हम यहाँ ह्यूमन बीइंग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं तो रिमेम्बर दिस थिंग कि जब डाइजेशन प्रोसेस या फिर न्यूट्रिशन प्रोसेस ह्यूमन बीइंग्स में होती है तो काफी सारे ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं उस न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए। तो उस न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए जो सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और यहाँ पर एक और चीज आपको क्लियर करनी है कि ह्यूमन के माउथ से उनके एनस तक एक लॉन्ग ट्यूब कनेक्ट रहती है, और उस लॉन्ग ट्यूब को जो हमारे सारे के सारे प्रोसेसेस में हेल्प करती है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे या फिर वी कैन से या फिर उसको हम गट भी बोल सकते हैं। और ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है या वी कैन से गट, ये इसकी जो लेंथ होती है ऑलमोस्ट 9 मीटर लॉन्ग रहती है ये। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ह्यूमन माउथ से ह्यूमन एनस तक। तो अब सबसे पहले माइंड में ये क्लियर करते हैं कि ह्यूमन डाइजेशन जब होता है तो उस डाइजेशन प्रोसेस में
काफी सारे बाइल जूसेस है, या वी कैन से कि काफी सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो हमारे डाइजेशन में ह्यूमन बींग्स के हेल्प करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। सी, सबसे पहला एज यूजुअल हमारा जो प्रोसेस होगा दैट इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इनसाइड। तो यहाँ पर माउथ से क्या होगा, वो जैसे ही ह्यूमन बींग्स फूड अपने माउथ में रखेगा तो उनके माउथ में तीन चीजें दैट इज टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि टीथ क्या करेंगे कि फूड को वी कैन से कि इनका जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर टीथ क्या करेंगे, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करेंगे। फिजिकल डाइजेशन मतलब कि जो भी फूड हम अंदर कंज्यूम कर रहे हैं वो माउथ में टीथ हमारे उसको क्रश करने में, उसको ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी सलाइवा रिलीज करती हैं माउथ में, और सलाइवा रिलीज होने की वजह से हमारी टंग हेल्प करती है उस पूरे ग्राइंडेड फूड को सलाइवा से अच्छे से मिक्स करने में। अब क्या हुआ कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, सलाइवा अच्छे से मिक्स होती है फूड में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है दैट इज नोन एज एमाइलेज। एमाइलेज, अब वो एमाइलेज का फंक्शन क्या होता है कि वो एमाइलेज जिस तरीके से फूड अच्छे से सलाइवा में मिक्स होगा हमारे माउथ में, वैसे ही सलाइवा में जो एमाइलेज प्रेजेंट होगा वो हमारे फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा, जितना भी स्टार्च होगा उसको डाइजेस्ट करेगा सिंपल फॉर्म में, मतलब शुगर फॉर्म में। तो यहाँ से क्या हुआ कि डाइजेशन ऑलमोस्ट फूड का माउथ से ही स्टार्ट हो गया, लेकिन क्या होता है कि माउथ में फुल्ली डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। तो वहां पे क्या हुआ कि अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हुआ, वो सिंपलर फॉर्म में स्टार्च जो होता है फूड में वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब उसको कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, दिस पॉइंट वी कैन से यहाँ पर ये जो होगा जहां से बकल कैविटी से ईसोफेगस में फूड ट्रांसफर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होगा, सिर्फ एक कनेक्टिव लिंक रहता है माउथ से ईसोफेगस में फूड ट्रांसफर कराने के लिए। तो वो फेरिंग्स के थ्रू यहाँ पर ईसोफेगस में फूड आएगा और ईसोफेगस से फूड डायरेक्ट कहाँ जाएगा, स्टमक में। अब आप ये याद रखिएगा अच्छे से कि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता। ये सिर्फ एक फूड पाइप होती है जो डायरेक्ट हमारे माउथ से स्टमक को कनेक्ट करती है, जिससे हमारा फूड डायरेक्ट माउथ से स्टमक में एंटर कर जाए। सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे ईसोफेगस में सिर्फ म्यूकस प्रेजेंट रहेगा। म्यूकस क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो इजीली फूड को ट्रांसफर कर दे कहाँ पर, स्टमक में। अब क्या होता है, फूड जैसे ही स्टमक में आया तो ये याद रखिएगा कि एटलीस्ट फूड हमारे स्टमक में 3 आवर्स तक कंप्लीट रहता है। कंप्लीट मतलब स्टोर्ड हमारे स्टमक में 3 घंटे तक रहता है। उसको प्रॉपर चर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू करता है और वो प्रॉपर डाइजेशन करता है। मतलब कि 3 घंटे तक कंटिन्यूएशन में क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होंगे वो स्मॉल और सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होंगे कहाँ पर, स्टमक में। अब स्टमक में ऐसा क्या है, स्टमक में क्या होगा, स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट रहते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट रहते हैं जो फूड को कंप्लीट ब्रेक डाउन होने में हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक जूस के साथ यहाँ पर HCl प्रेजेंट रहेगा, पेप्सिन प्रेजेंट रहेगा और म्यूकस प्रेजेंट रहेगा। अब क्या होता है, एक एक करके फंक्शन समझते हैं कि HCl क्यों प्रेजेंट रहेगा। क्या होता है कि हमारे जब फूड हम कंज्यूम करते हैं तो उस फूड में काफी अनवांटेड बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहते हैं। अब वो हमारी बॉडी को हार्म ना कर जाए, इसलिए क्या होगा, वो HCl अनवांटेड बैक्टीरिया को किल कर देगा। पहला एडवांटेज।
दूसरा क्या होता है कि जो ये एंजाइम प्रेजेंट रहता है हमारे स्टमक में, पेप्सिन, वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब वो प्रोटीन को तो तभी डाइजेस्ट कर पाएगा जब वो एक्टिव होगा, और उसको एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, और वो एसिडिक मीडियम हमें HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही उनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होके वो प्रोटीन का डाइजेशन मतलब उसको सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना शुरू कर जाएगा। अब म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? सी, अगर क्वेश्चन आता है कि HCl के यूजेस, तो हमें पता चल गया कि वो फर्स्ट पेप्सिन को एसिडिक मीडियम देता है, जैसे प्रोटीन डाइजेशन होता है, और सेकेंड इज कि अनवांटेड बैक्टीरिया को भी वो किल कर देता है। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि HCl हमारे स्टमक में अगर प्रेजेंट रहता है तो वो हमें हार्म क्यों नहीं करता? उसका मेन रीजन ये है क्योंकि हमारे स्टमक की जितनी भी इनर लाइनिंग रहेगी वहां पे एक थिक लेयर म्यूकस की प्रेजेंट रहती है, और वो म्यूकस क्या करेगा? HCl को कभी स्टमक से कांटेक्ट में ही नहीं आने देता। अगर म्यूकस नहीं हो या म्यूकस सिक्रीशन नहीं हो तो क्या होगा? कि HCl डायरेक्ट स्टमक के कांटेक्ट में आ जाएगा और पेप्टो अल्सर्स कॉज कर देगा, मतलब स्टमक में छाले क्रिएट कर देगा। इसलिए क्या होता है कि म्यूकस यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। अच्छे से फूड जब डाइजेशन हो जाता है यहाँ पर ऑलमोस्ट, तो फूड ट्रांसफर होता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप याद रखिएगा कि स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर एक मसल होती है, स्पिंस्टर मसल। अब ये स्पिंस्टर मसल क्या करेगी कि जितना भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रहता है, सारा का सारा डाइजेशन तो अभी भी नहीं हुआ, तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देगी। अब क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर स्पिंस्टर मसल की हेल्प से फूड यहाँ पर आएगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक वो ऑर्गन है वीकन से जहां पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और इसकी लेंथ जो होगी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्ग पोर्शन यही होता है, समथिंग 6.5 मीटर लॉन्ग। और यहाँ पर क्या होगा? ये दो ग्लैंड की हेल्प से कंप्लीट डाइजेशन करता है। वो दो ग्लैंड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज लीवर एंड सेकेंड इज पेनक्रियास। अब यहाँ पर क्या कहते हैं लीवर कि लीवर क्या होगा कि ये बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा, सिक्रीट करेगा, और जो बाइल जूस लिवर सिक्रीट करता है वो सारा का सारा बाइल जूस गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है। उस बाइल जूस का एडवांटेज ये होता है कि बाइल जूस क्या करेगा कि यहाँ से जो भी फूड आता है, स्टमक में HCl प्रेजेंट रहता है, तो स्टमक से जो भी फूड आएगा वो सारा का सारा एसिडिक होगा। तो वो बाइल जूस क्या करता है कि एसिडिक फूड को जो इंटेस्टाइन में एंटर करता है, उस एसिडिक फूड को एल्कलाइन कर देता है। एल्कलाइन क्यों करेगा? क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स मतलब पैनक्रियास जो एंजाइम्स रिलीज करेगा वो अच्छे से फूड डाइजेशन में हेल्प कर सके, इसलिए क्या करेगा? वो इसको जितना भी फूड होगा एल्कलाइन कर देगा बाइल जूस। एंड नेक्स्ट इज फैट्स, जो फूड में प्रेजेंट रहेगा उन फैट्स को इमल्सिफाई कर देगा। इमल्सिफाई मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा। इतना तो हुआ बाइल जूस का फंक्शन। नेक्स्ट क्या? पेनक्रियास। अब पेनक्रियास भी क्या करेगा कि कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगा। वो एंजाइम्स कौन कौन से होंगे हमारे? फर्स्ट इज एमाइलेज, नेक्स्ट इज ट्रिप्सिन, एंड नेक्स्ट इज लाइपेज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो सारा का सारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा,
और यहाँ पर जो लाइपेज है, लाइपेज जितना भी इमल्सिफाइड फैट बचा हुआ होगा छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में, उनको डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करते हैं, और वो इंटेस्टाइनल जूस क्या करेंगे, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर जितना भी प्रोटीन होगा अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पर जितना भी यहाँ पर फैट्स प्रेजेंट रहेगा वो फैट्स क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हमने कंज्यूम किए वो सारे के सारे इन वाटर सॉल्यूबल में ब्रेक डाउन हो गए, और इस तरीके से सारा का सारा जो डाइजेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में आके बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब क्या होगा, इतना डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज यहाँ पर आएगा अब आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि फूड अपने आप को आफ्टर डाइजेशन इतने स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेता है कि वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज विलाई। वो विलाई हेल्प करती है फूड को बाहर ट्रांसफर होने में, और यहाँ क्या होता है कि यहाँ से डायरेक्टली फूड एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, और डायरेक्ट ब्लड में रिलीज हो जाता है। ब्लड में फूड जाने के बाद सारे के सारी बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है इक्वली, और उसके बाद पूरा स्प्रेड होने के बाद एसिमिलेशन प्रोसेस होती है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि सेल्स जो होंगे उनको जितनी भी क्वांटिटी चाहिए होगी वो उतना एनर्जी कंज्यूम करेंगे हमारी बॉडी की डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, सेल की रिकवरी के लिए, उनको हर तरीके से रिपेयर करने के लिए जितनी भी जरूरत होगी वो सारे के सारे उसको यूज कर लेंगे, और बाकी का जो एनर्जी का फॉर्म प्रेजेंट रहेगा वो स्टोर्ड एनर्जी जो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में प्रेजेंट रहती है वो प्रेजेंट रहेगी ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सारा का सारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में फिर स्टोर्ड एनर्जी रहेगी, स्टोर्ड एनर्जी, और फिर उसको जब भी जरूरत पड़ेगी, मतलब बॉडी को जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत रहेगी तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फिर ब्रेक डाउन होकर ह्यूमन बॉडी को प्रोवाइड कर देगी। तो यहाँ पर यह हुआ एसिमिलेशन प्रोसेस। अब आफ्टर एसिमिलेशन क्या होता है, इजेशन। इजेशन में क्या होगा कि जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड मतलब कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ या जो हमारे किसी यूज का नहीं है, वो सारा का सारा क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से होकर सारा का सारा रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, और रेक्टम से एनस के थ्रू वो सारा का सारा वेस्ट के फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में या स्टूल के फॉर्म में बॉडी से रिलीज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को जब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव हो जाएगा उसको हम इजेशन भी बोलते हैं, या फिर हम उसको डिफिकेशन भी बोल सकते हैं। डिफिकेशन मतलब सारा का सारा वेस्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल बॉडी से रिमूव हो जाना। ये था पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर एक और चीज बतानी है, दैट इज डायफ्राग्म। डायफ्राग्म क्या होता है, तो यहाँ पर ये क्लियर करिए कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एक थॉरेक्स कैविटी और एक उनकी एब्डोमिनल कैविटी। तो ये थॉरेक्स कैविटी मतलब कि यहाँ उनके जो लंग्स के नीचे यहाँ पर क्या होगा कि लंग्स के नीचे एक ऐसी लेयर प्रेजेंट रहेगी, मस्कुलर लेयर, जिसको बोलते हैं हम डायफ्राम। और वो डायफ्राम में ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट इज थॉरेक्स कैविटी और नीचे वाली
एब्डोमिनल कैविटी। इतना क्लियर हुआ? ये सारा का सारा हमारा न्यूट्रिशन पोर्शन इन एनिमल्स कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।